आगे का हम लोग ये समझते हैं कि अकाउंट में कितने टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब किस किस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसका कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल जो लिया हुआ हूँ वो है गुड्स एंड एसेट्स का। गुड्स एंड एसेट्स क्या होता है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। बिजनेस करने के लिए हम जिन वस्तुओं का लेन देन करते हैं और उससे हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, उन वस्तुओं को हम लोग गुड्स कहते हैं। सिंपल, जैसे कि मैं एक मोबाइल का शॉप है मेरे पास में और उस मोबाइल को मैं खरीदता हूँ, बेचता हूँ, उससे मुझे प्रॉफिट होता है, तो वो मेरे लिए गुड्स हो गया। और उस मोबाइल शॉप को चलाने के लिए मैं शॉप में फर्नीचर लगवाया हूँ, कुछ ड्रॉर्स लगवाया हूँ, कंप्यूटर लगवाया हूँ, सीसीटीवी कैमरा लगवाया हूँ, स्टूल है, फर्नीचर है, ऑफिस टेबल है, सारा चीज़ है जो मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए नेसेसरी है। मतलब उन सब चीज़ों को मैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो ये सारी चीज़ मेरा एसेट्स कहलाता है। मतलब सिंपल है कि मैंने जिन वस्तुओं को खरीद और बेच के लाभ कमाता हूँ वही चीज़ मेरा गुड्स है। और उस बिज़नेस को चलाने के लिए मैं अदर जितने चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ जो कि लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये रहता है। इसमें बेसिकली जो डिफरेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि सिंपल है कि बिज़नेस को मैं प्रॉफिट कमाने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो गुड्स कहलाएगा। और इसके एंट्री को करते समय हम लोग परचेज और सेल वर्ड यूज़ करते हैं। जबकि बिजनेस व्यापार को चलाने के लिए जिन दीर्घकालीन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन्हें संपत्ति कहा जाता है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गया, ये सारा चीज़। ठीक है, और जो एसेट्स होता है, एसेट्स को एंट्री करते समय उसमें एसेट्स का नाम लिखा जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान से आप समझेंगे। मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। मैं 5,000 रुपये का माल खरीदा। मैं किसी चीज़ का बिज़नेस करता हूँ और मैंने अपने बिज़नेस में परचेज़ किया, तो यहाँ पे देखिए मैंने परचेज़ वर्ड को डेबिट किया है बिकॉज मेरे बिज़नेस में परचेज़ में कुछ चीज़ आ रहा है। मैंने यहाँ पे आपको कुछ और लिख के बताया भी था कि जो चीज़ हमारे बिज़नेस में आता है वो क्या होता है, डेबिट होता है। तो परचेज़ मैं करूँगा, वो सामान मैं खरीदूँगा, तो मेरे पास वो बिज़नेस में आएगा, आता है, वो क्या हो गया, डेबिट। और अगर मैं उन सब चीज़ों को सेल करता हूँ, उन सब चीज़ों को बेचता हूँ, तो वो मेरे बिज़नेस से जाएगा, जो जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू से समझा रहा था कि मैंने अगर किसी चीज़ को परचेज़ किया है, गुड्स को, तो वो परचेज़ डेबिट हो जाएगा। और अगर मैं 10,000 का माल बेच दिया तो मेरे पास से ये 10,000 रुपये का माल बिज़नेस से गया, तो जो जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट। इसीलिए सेल हमेशा क्रेडिट होता है और परचेज ऑलमोस्ट हमेशा डेबिट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, मैंने जब माल का खरीदी और माल का बिक्री किया, मतलब परचेज से सेल वर्ड किया, तो यहाँ पे परचेज वर्ड लिखा हो और यहाँ पर सेल वर्ड लिखा हो। मतलब जब भी हम माल खरीदेंगे तो परचेज डेबिट होगा और माल बेचेंगे तो सेल क्रेडिट होगा। ओके, इसके अपोजिट अगर हम लोग गुड्स के अलावा एसेट्स का हम लोग खरीदी बिक्री करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एसेट्स का खरीदी बिक्री करते हैं, जैसे 15,000 रुपये का मैंने फर्नीचर को खरीदा। देखिए वहाँ पे मैंने माल खरीदा था, मतलब गुड्स का परचेज़ किया था। यहाँ पर मैंने फर्नीचर किया है। फर्नीचर मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करना था, मतलब मैं फर्नीचर का खरीदी बिक्री नहीं करता। फर्नीचर जो है मैंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए लिया है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो यहाँ पे फर्नीचर जो है वो डेबिट हो जाएगा, बिकॉज फर्नीचर मैं ख़रीदा हूँ, तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है, डेबिट। फर्नीचर मैंने क्या कर लिया, डेबिट। और कैश मेरे पास से जा रहा है, तो मैंने बताया था कि मेरे बिजनेस से अगर कोई चीज़ जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट। मैं फर्नीचर खरीदा तो डेबिट, और कैश मेरे पास से गया तो वो क्रेडिट हो गया। उसी तरह से जब मैं कंप्यूटर को 25,000 रुपये का बेच देता हूँ, तो कंप्यूटर जो है वो मेरे पास से जा रहा है, और जो जाता है वो क्या होता है, क्रेडिट। और कंप्यूटर को बेचा
तो मेरे पास कैश आया, कैश क्या हो गया, डेबिट। मतलब जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को क्रेडिट किया और कैश को डेबिट किया। अब ये तो हुआ नगद खरीदना और नगद बेचना। कभी कभी हम लोग उधार में भी खरीदी बिक्री करते हैं, तो उसका एंट्री किस प्रकार से करेंगे। अगर मैं कोई गुड्स मतलब माल जो है उसको खरीदता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है 5,000 का माल मोहन से खरीदा तो है, मेरे पास आ रहा है, मैंने परचेज़ किया है तो मेरे पास आ रहा है, तो जो आता है वो डेबिट हो गया। लेकिन मेरे पास से तो कैश नहीं गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मोहन का नाम लिखा, क्योंकि मुझे ये बाद में मेंटेन करना रहेगा कि मैंने किस पर्सन से उस चीज़ को ख़रीदा है जिसको मुझे बाद में पेमेंट करना होगा। और 10,000 का माल अगर मैंने मोहन को बेचा, तो ध्यान देंगे कि अगर मैंने मोहन को बेचा है तो उधारी में बेचा है, तो यहाँ पे 10,000 रुपये जो है वो मैंने डेबिट कर दिया। यहाँ पे कैश आना था, अगर नगद बेचते तो उधारी है, इसलिए यहाँ पे मोहन का नाम आया है। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि अगर मोहन को मैंने बेचा है, जहाँ पे को वर्ड आएगा किसी पार्टी के नाम के सामने, वो डेबिट होता है। यहाँ पे मैंने बताया था जिस पर्सन के सामने को आएगा वो क्या होगा, डेबिट, और जिस पर्सन के सामने से आएगा वो क्या होता है, क्रेडिट। तो मैंने जब मोहन को माल बेचा तो मोहन डेबिट हो गया, और मोहन से अगर ख़रीदा तो मोहन क्रेडिट हो गया। ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम दिया होगा तो उसे उधारी माना जाता है, और अगर नाम नहीं दिया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है, उसको कैश ट्रांजेक्शन मानते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसमें कैश भी दिया रहता है और नाम भी दिया रहता है, तो आपको कैश मानना होगा। मतलब एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। रमेश से 5,000 का फर्नीचर नगद खरीदा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने रमेश का भी नाम लिखा है, बट आपको यहाँ पे बाकायदा बता रहा हूँ कि मैंने उससे क्या खरीदा, नगद खरीदा है। तो रमेश वर्ड जो है कंफ्यूज करने के लिए है, मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है कि मैंने उस पर्सन से नगद खरीदा है, तो उस कंडीशन पे इसका जो एंट्री रहेगा वो नगद में एंट्री होगा। ठीक है, उसका एंट्री इस प्रकार से होगा, फर्नीचर हो जाएगा डेबिट 5,000 रुपया, और कैश हो जाएगा क्रेडिट 5,000 रुपया। तो इस प्रकार से इसका एंट्री होगा। उसी तरह से ये गुड्स के अलावा अगर एसेट्स को भी हम लोग इसी तरह से उधार में खरीदते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है। 15,000 का फर्नीचर मैंने अशोक से ख़रीदा, यहाँ पे मैंने बाकायदा नाम दे दिया उस पर्सन का, और अशोक से ख़रीदा है, तो अशोक जो हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अगर ये नगद रहता तो कैश था, यहाँ पे क्रेडिट, उधारी है, इसलिए यहाँ पे मैंने अशोक का नाम लिखा। अगर 25,000 का कंप्यूटर मैंने अशोक को बेचा, तो 25,000 का अगर कंप्यूटर मैंने अशोक को बेचा तो यहाँ पे उधारी है, अशोक को मैंने उधार में बेचा है, मतलब मुझे कैश नहीं मिला है, सिर्फ कंप्यूटर मेरे पास से गया है। जो अपने बिजनेस से चले गया वो क्रेडिट जाता है, वो क्या होता है, क्रेडिट। तो मैंने कंप्यूटर को बेचा ना, बेच दिया तो क्या हो गया, क्रेडिट। और किस पर्सन को बेचा, अशोक को, तो क्या हो गया, डेबिट। देखिए बहुत सिंपल से समझने वाली बात है। आप किसी शॉप में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, एक हाथ से उसको नगद में दे देते हो, दूसरे हाथ से सामान ला लेते हो, तो आपका नाम उधार में कहीं पर भी अपने अकाउंट में एंट्री नहीं करता। तो उसमें से हमने कैश में एंट्री कर दिया। लेकिन अगर उस पर्सन से, उस दुकानदार से आप उधार में खरीद के लाते हैं, तो वो आपके नाम से उतने रुपए का उधारी अपने अकाउंट पे लिख के रखता है, तो उसके लिए नाम तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या कर दिया है, उस पर्सन का नाम लिख दिया। मतलब हम लोग अकाउंट पे क्या करते हैं, उस पर्सन का यहाँ पे नाम एंट्री कर देते हैं, ताकि हम बाद में उस पर्सन से उधार का जो पैसा है उसको वसूल सके, या अगर हमने उधार में ख़रीदा है तो उसको बाद में पेमेंट कर सके। इसके लिए हमको वो नाम ज़रूरी होता है।
आप लोग ये 7 जो क्वेश्चन रहेगा इसको आपको सॉल्व करना होगा। जो मैंने पहले पार्ट में जो बताया था कि 5 कॉलम में आपको जो डेबिट पार्टिकुलर उसके बाद जो लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट जो कॉलम होता है 5 कॉलम, उसी में आपको इस फॉर्मेट में तैयार करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। ओके।